नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव की गेंद राज्य सरकार के पाले में है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद चुनाव करा सकती है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट नियम से ही आरक्षण तय कर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार महाराष्ट्र सरकार के फैसले को आधार बनाकर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने की तरफ बढ़ सकती है और निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने का कह सकती है। इस प्रक्रिया में करीब 3 से 4 माह लगेंगे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरकार अपने पक्ष में मान रही है। वो मान कर चल रही है कि पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया। लेकिन बात अकेले उनकी नहीं है। बात यह भी है कि इस पूरे मुद्दे के बाद कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट आया है। विवेक तनखा साहब ने अपनी जीत बताया है, दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी सवाल खड़े किए हैं। पर होगा क्या, जरा समझ लेते हैं, सुनते हैं। सिद्धार्थ सेठ है अधिवक्ता, क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। क्योंकि वो पिटीशन सिर्फ ऑर्डिनेंस पर आधारित थी जो कि राज्य सरकार का था और वो ऑर्डिनेंस विड्रॉ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो सारी याचिकाएं इनफ्रक्चुअस हो गई थी। तो कोर्ट ने उनको निराकृत कर दिया है कि अब क्योंकि ऑर्डिनेंस ही विड्रॉ हो गया है और दूसरा चुनाव निरस्त हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इन याचिकाओं में कुछ बचता नहीं है। मगर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है कि आगामी जो भी चुनाव होंगे लोकल बॉडीज के, उसे जब भी कराया जाए तो ट्रिपल टेस्ट का पूर्ण पालन किया जाए, जो कि कृष्णमूर्ति और गौली के जजमेंट में स्पष्ट है। क्योंकि वो पिटीशन चलिए, तो आप सुन रहे थे सिद्धार्थ सेठ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, जो कह रहे थे महाराष्ट्र के जिक्र कर रहे थे। उसका गवली का जो केस है वो महाराष्ट्र का केस है, उसी का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद राज्य सरकार ने भी कहा है। क्या कहा है, हमने उनसे बात की सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह से। जरा ये भी सुनिएगा कि उनका क्या कहना था। जब उनसे बात की गई तो समझ आ जाएगा कि सरकार अब किस तरफ आगे बढ़ेगी। सुनिएगा, हमने उनसे बात की है। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय आवास मंत्री, पिछड़ा वर्ग के नेता भूपेंद्र सिंह, सुनिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि महाराष्ट्र राज्य के जो प्रकरण में पारित फैसला है वो मध्य प्रदेश के निर्वाचन में भी लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय पारित करते हुए निर्देशित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 342A/3 के तहत 3 लेयर टेस्ट रिपोर्ट के संबंध में राज्य विधिवत निर्णय लेकर ओबीसी को पंचायतों में आरक्षण दिया जाए, तदनुसार निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराए। तो इसका सीधा मतलब कि अब जो हमारा ओबीसी कमीशन बना हुआ है उसकी रिपोर्ट जैसे ही गवर्नमेंट को सबमिट होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी कि ओबीसी को पूर्व की तरह पंचायतों में या नगरीय निकाय में आरक्षण दिया जाए और उस आधार पर इसी आरक्षण देकर चुनाव कराएगी, राज्य सरकार चुनाव कराएगी। जिस तरह से जो हमारा ओबीसी आयोग है जिस तेजी से काम कर रहा है, वो कई जिलों के उनके दौरे हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे गवर्नमेंट को और उसके आधार पर गवर्नमेंट नोटिफाई करके और इलेक्शन कमीशन को भेज देगा कि ओबीसी को 27% आरक्षण पूर्व की तरह आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया जाए और उस आधार पर पंचायत के चुनाव शीघ्र होंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के नियम से ही आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को आधार बनाकर चुनाव करा सकती है सरकार, ऐसा कहना है मंत्री भूपेंद्र सिंह का। उन्होंने जब उनसे बात की बंसल न्यूज ने, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया और एक एक्ट का जिक्र, धारा 342A/3 का जिक्र किया है। उसके आधार पर सरकार आगे बढ़ सकती है और निर्वाचन आयोग से। मेरे साथ सुदेश शर्मा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। 2 मेहमान और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराता हूं। सुदेश शर्मा जी, अब साफ हो चला है कि गेंद सरकार के पाले में है और जैसा मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे थे, आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट को ध्यान में रखना होगा। अब कांग्रेस का क्या रुख? देखिए, कांग्रेस का पहले
कांग्रेस ने 14 से लेकर के 27% आरक्षण पिछलों का किया था, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो, चाहे माननीय कमलनाथ जी की रहे हो। और रहा सवाल परसिमन का, तो परसिमन 2014 ना होकर के 2019 का जो हो गया था, वो तो उसने शामिल नहीं किया, रोटेशन को शामिल नहीं किया, त्रुटियां रखी। और चुनाव होने थे 2022 में, तो 2022 में जो लोग वोटर हो रहे थे, नए वोटर बन रहे थे, और 1 तारीख को, 1 जनवरी को, उनके नाम उसमें शामिल नहीं थे। मतलब मतदाता सूची तैयार नहीं थी। फिर ढेर सारी विसंगतियों के तहत इन्होंने चुनाव आयोग को कार्यक्रम दे दिया था। इनकी नीयत नहीं थी कि हमें पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। और हमने पहले भी कहा है, देखिए सैनी जी, कि हम त्रिस्तरीय पंचायती राज की धारा 1994 की 13 के तहत हम ये चाहते हैं कि त्रिस्तरीय उसका पालन हो, और पिछड़ों का आरक्षण और रोटेशन और परसिमन तीनों की उसमें समावेश हो और चुनाव हो। लेकिन सरकार चुनाव से भागती नजर आई। लोग उच्चतम न्यायालय पहुंचे, उच्चतम न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, और इन्होंने अध्यादेश से अपना वापस ही ले लिया है, अब अमेंडमेंट वापस ही ले लिया है। तो उस पर सरकार के पाले में जाना ना जाना ये कोई मतलब नहीं है। अब तो ये इनका ये है कि इनको चुनाव कराना चाहिए, और ये त्रिस्तरीय जो पंचायती अधिनियम है उसके तहत कराना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पिछड़ों को आरक्षण 27% किए जाने के पक्ष में थी, है और आगे भी रहेगी। देखिए, ट्रिपल टेस्ट का जो मसला है स्वदेश जी, उसमें बात कही है आर्थिक की, बात कही सामाजिक की, उसको आधार बनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये कैसे होगा? सरकार इसमें कैसे बढ़ सकती है? ये सरकार, देखो, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें सरकार अगर श्वेत पत्र जारी कर दे कि मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें विपक्ष उनको सहायता करे, उन्हें सहयोग दे। लेकिन सरकार अपनी मनमानी के तहत, आप बताइए, पहले जब इन्होंने जो कार्यक्रम चुनाव आयोग को दिया था, आपने बड़े विद्वान पत्रकार है, आपने देखा होगा, उसमें आप बताइए 2019 में जो परसिमन हो चुका है, आप बताइए पिछला वाला 2014 वाला हम क्यों लागू करेंगे? निश्चित रूप से आपकी नीयत में खोट था। आपने क्यों किया? वो जो करंट में हुआ 19 का, वो लागू करना चाहिए था आपको। आपको नए वोटर जोड़ना चाहिए थे, नहीं जोड़े आपने। 2022 में चुनाव होना था। तो कुल मिलाकर के ढेर सारी विसंगतियों के तहत उच्चतम न्यायालय में पहुंचा ये प्रकरण, और प्रकरण पहुंचने के बाद न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब त्रिस्तरीय टेस्ट के तहत ही चुनाव होने चाहिए। तो हमने आपसे पहले भी स्पष्ट कहा, हम उस पर कायम है, पिछलों को 27% आरक्षण होना ही चाहिए। जी, उमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। उमेश जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ मनोज जी, सुन रहा हूँ। थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम है, पर सुन पा रहा हूँ। चलिए, आप, मेरे को आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात कीजिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, गेंद सरकार के पाले में है, और जैसा मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कह रहे थे, धारा 342A/3 का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि हम इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं महाराष्ट्र केस को ध्यान में रखते हुए। उसी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या माना जाए, अब सरकार इसमें किस तरह आगे बढ़ेगी? मनोज जी, एक तो हमको थोड़ा सा इसके जरा सा पीछे जाना पड़ेगा जी। और मुझे लग रहा है कि इस याचिका के गर्भ में से कांग्रेस ने एक मरा हुआ बच्चा पैदा करा है, और इस मरे हुए बच्चे ने पैदा होने के बाद ऐसी मनुष्यत फैलाई है कि पिछड़े वर्ग का जो ऐसा तो ना कहिए उमेश जी, आप विद्वान प्रवक्ता हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बाद में टिप्पणी ऐसी टिप्पणी करेंगे? उपस्थित हो गई है। स्वदेश जी, जब आप बोल रहे थे मैं कितना धैर्यपूर्वक सुन रहा था। स्वदेश जी जवाब दीजिए ना। अगर आप मैं आ रहे, वो उन्होंने कहा कि पीछे जाना पड़ेगा बताने के लिए। मरा हुआ बच्चा, मरा हुआ बच्चा जी, आप विद्वान प्रवक्ता है, आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण देता है, ऐसा तो मत बोलिए नहीं सर। चलिए जी, उमेश जी अपनी बात कीजिए। सुदेश जी, मेरी किसी एक भी शब्द पर आपको आपत्ति लगे और संसदीय लगे तो हिंदी भाषा के आप भी विद्वान है और अन्य विद्वान मित्रों से परामर्श करिएगा। मैं हिंदी भाषा का निष्णात हूँ, मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलिए उमेश जी, बोलिए अपनी बात। मनोज जी, मुझे लग रहा है, मैं फिर दोहराना नहीं चाहता हूँ उसको, कि ये जो करा गया है, कांग्रेस ने ये जो कारनामा करा, इस कारनामे का दुष्परिणाम ये हुआ कि पिछड़ा वर्ग के एक तो संवैधानिक आरक्षण पर प्रहार हुआ, और पूरी चुनाव की प्रक्रिया खंडित हो गई, तार हो गई, और उसके कारण ये चुनाव आगे बढ़ गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सदाशयता देखिए आप, उनको लगा कि इससे क्या आपने रोटेशन किया था, क्या आपने परसिमन किया था, क्या आपने आरक्षण किया था?
दोस्तों चलिए उमेश जी और सदेश जी, उमेश जी और सदेश जी, जनता पार्टी की सरकार तो बहुत ईमानदारी पूर्वक सारी चीजें कर रही है। उमेश जी और सदेश जी होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय नहीं, मैं आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूँ, जरा समझ लेते हैं, तकनीकी रूप से समझ लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त मनीष यादव जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है इंदौर हाई कोर्ट के, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर कानूनन इसमें क्या होगा। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, आ रही है मुझे आपकी आवाज। मनीष जी, क्या कहेंगे अब जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, निर्देशित किया है राज्य सरकार को कि वो गवली केस को ध्यान में रखते हुए, ट्रिपल टेस्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकती है, तो अब क्या रास्ता दिखाई देता है? नहीं जी, पंचायत चुनाव का जो मामला है और जो आरक्षण को लेकर के जो इशू चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ यही इंटेंशन है कि बैलेंस हो, किसी भी समाज को या किसी भी वर्ग को एक्सेस उसका बेनिफिट ना मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं, क्योंकि पहले भी फैसले आए हैं कि कहीं आरक्षण हद से ज्यादा ना हो जाए जिसका इम्बैलेंस हो जाए। तो जो गवली केस है, गवली केस में भी कोर्ट ने यह कहा है कि जो आरक्षण है, आरक्षण एक हद तक हो और वास्तविक हो। तो उसको पॉलिटिकली किस प्रकार से, पॉलिटिकल दोनों पार्टियों का क्या डिस्प्यूट चल रहा है इसके बारे में तो मैं नहीं कमेंट कर सकता, पर सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र इंटेंशन ये है कि बैलेंस बरकरार रहे और उस बैलेंस के तहत जो वास्तविक पिछड़ा वर्ग के या आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उस वार्ड के लोगों को उसका बेनिफिट मिले। जी, आपने देखा है क्या कल के मसला जो आया सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देशित किया, उसको समझा आपने? नहीं, मैंने उसका ऑर्डर तो अभी तक नहीं देखा है। हाँ, चलिए, जैसा बाकी तो मेरे को कंक्लूजन जो निकल के आया है उसका यही है, और अभी तक जितने भी फैसले इन सब इलेक्शन को लेकर के होते हैं, उसका उद्देश्य यही रहता है कि जो रिप्रेजेंटेशन मिले, जो प्रतिनिधित्व मिले, वो हर वर्ग को मिले, जो भी पीड़ित और शोषित वर्ग है उसको भी मिले और साथ में जो सामान्य वर्ग है उसको भी मिले, उस बैलेंस के लिए। और अगर कोई इम्बैलेंस होता है तो उसके लिए फिर जो भी पीड़ित पक्ष होता है या जो असंतुष्ट पक्ष होता है वो न्यायालय की शरण लेता है और न्यायालय फिर उस पर निर्णय लेता है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यदि निर्देशित कर दिया तो क्या गेंद अब सरकार के पाले में है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया है तो उसको, उसके बाद तो अब सरकार को डिसाइड करना है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, उमेश शर्मा जी हैं, स्वदेश शर्मा जी हैं और साथ ही देवदत्त दुबे जी, 3 मेहमान जुड़े हैं। उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते वापस लौटूंगा। उमेश जी, आपकी बात पूरी आप कीजिएगा। अब आपने मनीष जी को भी सुना, स्वदेश शर्मा जी ने अपनी बात रखी, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। सरकार कहाँ जाएगी? मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सीधा डायरेक्शन है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब इस याचिका को रद्द किया जाता है जी, और इस याचिका को रद्द करने का आधार ये बताया कि चूंकि जिस विषय को लेकर याचिका दायर करी गई थी, चुनाव की रोटेशन प्रणाली को लेकर या अन्य जो भी बिंदु कांग्रेस के मित्रों ने इस याचिका के माध्यम से प्रस्तुत करे थे, अब चूंकि इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को सरकार ने निरस्त कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार करा है कि अब इस याचिका पर आगे सुनवाई करना उपयोगी नहीं है, बेमानी है, क्योंकि जिस प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए ये याचिका दायर करी गई थी उस प्रक्रिया को राज्य की सरकार ने, राज्य के निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया। एक बात। दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट ने स्वदेश जी, आप सुन लीजिए। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये इतना ऐसा मुद्दा है, आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, ये बहुत अलग मुद्दा है, जनता इसको देख रही है, हजारों लाखों लोग जुड़े हैं बंसल न्यूज़ फैसला है। आप चैनल का समय आप ले लीजिए, अगर आपको धैर्य नहीं है सुनने का। स्वदेश जी, 2 मिनट। स्वदेश जी, सुप्रीम कोर्ट के स्वदेश जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना स्वदेश जी, 5 मिनट रुक जाइए, सुन ली, बोलिए। उमेश शर्मा जी बोलिए, आपने पाखंड का तो परिणाम है। उमेश शर्मा जी बोलिए। कांग्रेस ने जो मोगरी फोड़ी है डिसीजन की, ये कांग्रेस के माथे पर फोड़ी है। अब कैसी बात कर रहे हैं स्वदेश जी? हमने याचिका लगाई थी क्या? सैयद जाफर ने लगाई थी, गया ठाकुर ने लगाई थी क्या? चुनाव आयोग को प्रोग्राम हमने दिया था क्या? अगर हमने दिया हो तो चुनाव आयोग का प्रोग्राम आपने दिया, आपने उसका परसुमा 2014 का लगाया, आपने रोटेशन नहीं किया, आपने आरक्षण जिक्र नहीं किया, आपने नए वोटर नहीं जोड़े, आपने तमाम व्यक्तियों के साथ चुनाव आयोग का प्रोग्राम दिया जो संवैधानिक नहीं था, वो संवैधानिक नहीं था। संवैधानिक अधिकार देने के लिए चलिए, मैं समझ गया। आप दोनों में देवदत्त दुबे जी, ये चर्चा आप सुन रहे हो, और पंचायत चुनाव जब तक नहीं हो जाएंगे,
जब तक ऐसे ही बीजेपी कांग्रेस सत्ता और विपक्ष आमने सामने आते रहेंगे। लेकिन नए जो डायरेक्शन मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद, क्या उम्मीद करें कि 2-3 महीने में चुनाव हो सकते हैं? देखिए, जो निर्णय सरकार के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर हो जाना चाहिए, जब यहाँ अनिर्णय की स्थिति बनती है तब लोग कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट अब समझ गया है कि आपको निर्णय लेना नहीं। और हमारे यहाँ सब कभी अध्यादेश, कभी कोई रेट, कोई परिसीमन, इस तरह के मामले अपने अपने तर्क लेके आते हैं, तो उन्होंने उन सबको आधार को बंद कर दिया है और अब सरकार के पाले में एक तरह से गेंद कर दी कि आप अपने स्तर पे इस पर निर्णय ले सकते हैं। बस उसमें 2-3 चीज़ों का मनोज जी ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को, तभी ये चुनाव संभव होंगे। कि एक तो 50% से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, और जब ऑलरेडी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए जो आरक्षण है उसके बाद केवल 14% की ही स्थिति बनती है। ऐसे में 27% आरक्षण कैसे सरकार उसको, फिर उसके लिए और कानून में संशोधन करना पड़ेगा। केंद्र में भी जब कानून बना था, सरकार का संविधान बना था, तब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था हुई थी, तब इस तरह की स्थिति नहीं थी। अब ये कोर्ट ने एक ये भी कहा है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया जाए, और पिछड़े वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना है, वो भी सब ये आधार इनको तय करना पड़ेंगे निष्पक्ष रूप से, और एक तस्वीर स्पष्ट होगी कि क्या है, किसकी स्थिति किस वर्ग की क्या है। और इसमें लंबा समय लग सकता है मुझे लगता है, क्योंकि ये, और इसको बहुत निष्पक्ष तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो जिन जाति का निकाला है ये सभी को, ये किसी एक को नहीं, सभी को भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जातियों की राजनीति ज़्यादा दिन स्थायी नहीं हो पाती। अभी मानवता की बात की ज़रूरत पड़ेगी, आप देखना। और इसमें जो गरीब है, जो तबका जो निचला है, जो दबा कुचला है, उसके उत्थान की बात तो हो सकती है आरक्षण में, लेकिन कई जगह कई मुद्दे फिट नहीं होते ग्रामीण स्तर पर, उनको भी देखना पड़ेगा। और सरकार को अब भारी कसरत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं चुनाव की पृष्ठभूमि बनती है। बिल्कुल आप ठीक है, क्योंकि अभी तो मतदाता सूची का भी पुनरीक्षण होगा, बहुत सारे काम अभी होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो आयोग बनाया गया है, पिछड़ा बार आयोग, वो रिपोर्ट देगा सरकार को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्वदेश शर्मा जी, आप कह रहे हैं अब ये तो खत्म हो गई बात की, आप गए या वो गए, अब मुद्दा फिर सरकार के पास आ गया है। अब इस पे यदि हम लड़ाई लड़ेंगे तो फिर बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। ये बात भी सच है कि आप भी गए कोर्ट, ये बात भी सच है कि सरकार ने भी अपनी तरफ से एक याचिका लगाई, उसको उन्होंने कहा कि अब इसका सुनना वाजिब नहीं है, क्योंकि अध्यादेश ही खत्म, अब तो अध्यादेश भी खत्म हो गया, अब नई बात होगी 2020 के आरक्षण पर, बात होगी 2022 के परिसीमन पर। इस पर कांग्रेस क्या करे? देखिए, कांग्रेस का मत बिल्कुल स्पष्ट है, पहले भी कर चुके हैं। हमने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा के मुख्य सचेतक माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में हमने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ था कि 1994 की धारा 13 के तहत त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था को लागू करते हुए आरक्षण, रोटेशन और परसीमन तीनों को शामिल करते हुए अगर सरकार चुनाव कराती है तो विपक्ष चुनाव कराने की तैयार है मैदान में। और हम तो ये बात भी सोचते हैं कि कितने सारे लोग अपने चुनाव का प्रचार करते करते लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, यहाँ तक कर चुके हैं वो कि कर्जे में लद गए हैं, उन्होंने जमीन अपनी बिकाऊ कर दी है। सरपंची का बड़ा भूत लगता है लोगों को, लोग तैयारी कर चुके हैं। एक को हमने रोते हुए देखा है कि हमारा तो प्लॉट बेच दिया, हमने तैयारी कर ली और चुनाव टल गए। तो कुल मिलाकर के उनका जो नुकसान हुआ, अब ये भी समझना पड़ेगा कि आदमी चुनाव के लिए क्यों प्लॉट बेच देता है, ऐसा क्या मिल जाता है चुनाव में, ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है, ये लंबी चर्चा हो सकती है। जी, ये लंबी चर्चा हो सकती है कि अब आप मध्य प्रदेश में चलती हुई कांग्रेस की सरकार जब गिराई तो 35 करोड़ की चर्चा सुनी, एक विधायक को दिए गए। मैंने पहले कहा आपसे, भूली ताई विसार दे, आगे की सुधी ले, चलती गिराई। अब ये लड्डू आप खुद ही समझ सकते हैं, विद्वान पत्रकार भी बैठे हैं, बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, समझ सकते हैं सर दुबे जी महाराज कि ये कैसा लड्डू है जिसको चलती हुई सरकार गिरानी पड़ी इन्हें। अब कैसा लड्डू है 27% का, जो आपने भी डाल दिया, उनने भी डाल दिया, होगा नहीं। उमेश शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी ने भी कहा है कि जो आयोग बनाया गया पिछड़ा बार आयोग, वो अपनी रिपोर्ट देगा। क्या सरकार ये चाहेगी कि बहुत जल्दी से वो अपनी रिपोर्ट दे दे और हम निर्वाचन की तरफ आगे बढ़ जाए? सीधा डायरेक्शन है कि ट्रिपल टेक की टेस्टिंग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि जो ओबीसी वर्ग निवास करता है मध्य प्रदेश में, एक तो उसकी स्पष्ट जनगणना की जानी चाहिए, और एक लगभग 100% जो 100% सही हो, ऐसा आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षा करी है।
कि आबादी कितनी है। जो देवदत्त जी कह रहे थे उसके पीछे भी निहितार्थ यही है कि जब तक वास्तविक जनसंख्या निकाली नहीं जाएगी कि ओबीसी वर्ग का, पिछड़े वर्ग का जो जनगणना में प्रतिशत है वो कितना है, तब तक आरक्षण के प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया गया है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ा वर्ग की वास्तविक स्थिति क्या है इसका भी आकलन करके दिया जाए। तो भूपेंद्र सिंह जी ने निर्देशित करा है कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, गौरीशंकर बिसेन जी जिसका दायित्व संभालते हैं, ये पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया मनोज जी। और मुझे लग रहा है कि प्रथम चरण का जो महत्वपूर्ण काम था कि पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है वो निकाली जाए, तो लगभग उस निष्कर्ष तक हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से राज्य शासन पहुंच गया है और लगभग ये 100% आंकड़ा प्राप्त कर लिया गया है। क्योंकि पूर्व वर्ष में जो कठिनाई खड़ी हुई थी इस आंकड़े को लेकर हुई थी, जो गफलत हुई थी, जो दुविधा हुई थी पटल में और न्यायालय के अंदर, कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने बता दिया था कि पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% है, तो 27% को तो 27% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी गई। अब न्यायालय ने इसके कारण उस आरक्षण को प्रभावित कर दिया। भाजपा का प्रवक्ता हूँ तो कांग्रेस पार्टी पर लांछन तो करूंगा ना। अब आपके कांग्रेस पार्टी का नाम सुनते थे कैसे भड़क जाते, जैसे लाल कपड़े को देख के भड़क जाता है। ऐसा क्या करते हो पंडित जी? बनाते हैं, अरे जो करा है वो चलिए सर अंतिम प्रतिक्रिया, समय नहीं, अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त दुबे जी बहुत बहुत, आप दोनों हो गया सर, बीजेपी कांग्रेस। देवदत्त दुबे जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए देवदत्त दुबे जी, इसमें एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, जी का पालन करिए। चलिए उमेश जी, देवदत्त दुबे जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक आयोग बने और वो ये तय करे ट्रिपल टेस्ट, जो हमने पढ़ा समझा, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी एक आयोग है, जो आयोग काम कर रहा है वो पिछड़ा वर्ग आयोग है। क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ चुका है कि राजनीतिक दल कोई भी रिपोर्ट बनाएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या वर्तमान जज इसको निष्पक्ष तरीके से करे। और मनोज जी, वाकई में इस मामले में बहुत निष्पक्षता की ज़रूरत है, और जिस तरीके से हमारे विद्वान दोनों दलों के प्रवक्ता बहस कर रहे हैं, मुझे लगता है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो आपके दर्शक देख रहे हैं लाखों, वो क्या सोचेंगे समझेंगे। इस पर बहुत व्यवहारिक रूप से बहुत अध्ययन की, और उसमें दोनों दल अपने अपने आंकड़े, अपने कार्यकर्ताओं के जो बूथ स्तर पर इनकी कमेटियाँ हैं उनसे आंकड़े इकट्ठे करवाएं कि कहाँ क्या स्थिति है किस जाति की, और बड़े आराम से धैर्य से करें, क्योंकि यदि जल्दबाजी में कोई काम होगा तो फिर यही विवाद की स्थिति बनेगी। इसको काम को जिससे समाज टूटे ना, समाज में विद्वेष ना फैले और एक असमानता का भाव ना किसी में आए, इसके लिए सामूहिक रूप से बहुत शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है, जिससे जो ग्रामीण एकजुटता है वो भी बनी रहे और एक उद्देश्य भी पूरा हो जाए। सभी की मंशा तो यही है कि जो कमजोर है उनको आरक्षण मिले, तो वो मंशा पूरी हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें ये विवाद इतना बढ़ता जाए कि इसके कारण आरक्षण तो एक तरफ, दूसरी तरफ गांव-गांव में जो विद्वेष पैदा हो, उसके कारण एक नई स्थिति पैदा हो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, अब वहां से बात खत्म हो गई। अब गेंद सरकार के पाले में है और सरकार का यही प्रयास है, जैसा मंत्री भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे, कि हम चाहेंगे कि आयोग जल्द रिपोर्ट सौंपे और हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और राज्य निर्वाचन आयोग से कहें कि वो पंचायत के चुनाव कराएं। लेकिन क्या ये बहुत आसान हो पाएगा, संभव हो पाएगा? यदि तकनीकी तौर पर देखें, कानून के तौर पर देखें, तो लगता है थोड़ा वक्त लगेगा, 3 से 4 महीने इंतज़ार करना पड़ सकता है। पर सरकार की मंशा यही है। लेकिन एक नई बहस और सामने आ गई अब, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, बात मध्य प्रदेश में होगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।